कितने क्वेश्चन, कितने कितने क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके से हमें पेपर करना चाहिए, आपका जो पेपर है उसको लेके क्या होना चाहिए, तो ये सारी की सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं आरजेएस मेंस की बात करते हैं, तो आरजेएस मेंस इंग्लिश का जो पेपर होगा, उस पेपर में जो होंगे आपके 3 एसेज जो है वो आते हैं। 3 ऐसे एग्जाम में आएंगे। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक माइंडसेट काम करता है। माइंडसेट का मतलब मैं आपको रियल बता देता हूँ। माइंडसेट का मतलब ये होता है कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो व्हेन यू आर गोइंग इन एग्जामिनेशन, और जब आप अपना क्वेश्चन पेपर जब ओपन करते हैं, तो यू नो ऑलरेडी आपको पहले से मालूम होगा कि एग्जाम में ये आना है और अपने को ये करना है। एग्जाम में पहले से आना है, पहले से आपको ये करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम बात करते हैं मेंस की बात करेंगे, तो देखिए आरजेएस मेंस में जो पेपर होगा वो आपका टोटल होगा 50 मार्क्स का पेपर होगा आपका। 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। 3 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। नंबर 1 जो क्वेश्चन होगा, वो नॉर्मली हम लोग बात करते हैं लीगल टॉपिक से रिलेटेड होता है। कोई भी लीगल टॉपिक जो होता है ना, उससे रिलेटेड होता है मोस्टली, अब तक तो ऐसा ही होता है। ये जो है जुडिशरी का पैटर्न है। जो राजस्थान जुडिशरी है उसका एक पैटर्न है कि जो पहला ऐसे होना है ना, वो लीगल टॉपिक के ऊपर होना है, चाहे वो कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर आ जाए, चाहे वो पीआईएल के ऊपर आ जाए, चाहे वो कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो कि केवल और केवल लीगल प्रोस्पेक्ट से रिलेटेड होता है, वो जो है वो होगा। चूंकि मैं आपको बता दूं, मैं एलएलएम किया हुआ है, मैं प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूँ मैं राजस्थान हाई कोर्ट में। तो मेरा जो है लॉ का भी काफी अच्छा नॉलेज है, तो आपको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको मिलेगी। इवन जो मैं आपको एसेज राइटिंग कराऊंगा, उसमें जो लैंडमार्क जजमेंट है, लेटेस्ट अमेंडमेंट है, जो गवर्नमेंट जो रूलिंग चलती है, वो पूरा का पूरा, क्योंकि ड्राफ्टिंग मैं खुद करता हूँ, मेरी सिविल और क्रिमिनल की ड्राफ्टिंग मैं खुद करता हूँ, दोनों ही मतलब केसेस में। क्रिमिनल में काफी एक्सपर्टाइजेशन है, अब सिविल का भी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। तो ड्राफ्टिंग मैं खुद करता हूँ, तो मतलब आप लोगों को लीगल नॉलेज भी आपको मिलेगी। इवन मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं इस समय जो है राजस्थान में केवल एक ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने वाला टीचर हूँ जो लॉ की जुडिशरी की क्लास लेता हूँ, जो खुद एलएलएम क्वालिफाइड है, और एक लॉ जुडिशरी कॉलेज में लेक्चरर भी हूँ, वहाँ पे गेस्ट फैकल्टी भी हूँ और इसकी क्लासेस लेता हूँ। तो जितनी नॉलेज आपको लॉ की है ना, मैं ये तो नहीं कहता कि आपके बराबर की होगी, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे भी नॉलेज है। तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, एक्चुअली 100% मिलेगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि ना, ये एक है ना उम्मीद होती है। मैं आपको बता दूं कि मैंने किसी से पूछा कि यार ये ना, ये मतलब ऐसे राइटिंग कोई भी करा सकता है क्या? अब है ना, मेरी बात ध्यान से समझना। ऐसे राइटिंग आरएएस में भी आता है और आरजेएस में भी आता है। आरएएस का टीचर आरजेएस के स्टूडेंट्स को ऐसे राइटिंग नहीं करा सकता। आरएएस का टीचर आरजेएस के स्टूडेंट्स को ऐसे राइटिंग नहीं करा सकता। व्हाई? बिकॉज ही नोज नथिंग अबाउट द लीगल प्रोस्पेक्ट्स। उसे ये नहीं पता कि कब तो लैंडमार्क जजमेंट हुए हैं, किस ऐसे में अपने को लीगल प्रोस्पेक्ट्स बताना है, किस तरीके से हमको बताना है। चाहे अगर हम बात करें डिमोनेटाइजेशन की बात करें, या फिर अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, या फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, या जेंडर इक्वलिटी की बात करें, कोई भी एक ऐसा टॉपिक हो जो है कि एग्जाम से रिलेटेड हो, उसमें हमें कब कब किस किस तरीके से लीगल प्रोस्पेक्ट्स को बताना है, चाहे वो कैपिटल पनिशमेंट का टॉपिक हो। क्योंकि ये सारे के सारे जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये तकरीबन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। और कई टॉपिक, जैसे अगर हम बात करते हैं, कई टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे यूथेनेशिया का टॉपिक है। यूथेनेशिया का टॉपिक भी ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। पीआईएल का टॉपिक एग्जाम में 4-5 टाइम्स जो है रिपीट हो चुका है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमें किस तरीके से ऐसे लिखे, किस तरीके से हमें लॉ को लिखना है, लीगल प्रोस्पेक्ट्स को लिखना है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मतलब आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा एक्चुअली। तो यहाँ पर मतलब ये मान के चलिए कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो ओवर एंड ऑल हो जाएगा। मतलब कि आई एम ए लिंग्विस्टिक, तो आपका इंग्लिश तो होगा, इंग्लिश में पूरा लॉ जो है वो पूरा होगा। बिकॉज आई नो वेरी मच कि हाउ, कब तो हमको सिविल की का प्रोसीडिंग ऐड करना है, कब हमको क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऐड करना है, अभी अमेंडमेंट जो है वो किस तरीके से हुए, किस तरीके से हुआ। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करते हैं कि जो डाइवोर्स केसेस होते हैं, डाइवोर्स केसेस में अभी जो है सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि जिसमें 1 ईयर का जो पीरियड है, यानी कि अगर हस्बैंड वाइफ की मैरिज को 1 साल नहीं हुआ है, तो 1 साल पूरा होने पर ही वो डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और डाइवोर्स पिटीशन फाइल होने के बाद में जो डेट मिलेगी वो आफ्टर 6 मंथ की मिलती है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है
कि जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ये बता रहे हैं कि बिफोर 1 ईयर, 1 साल से पहले भी आप जो है डाइवर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और 6 मंथ का जो टाइम पीरियड है उसको खत्म कर, मतलब वो फिनिश हो चुका है, और उसमें स्पीडली जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रायल चलेगी। अब आप बिलीव नहीं करेंगे, ग्वालियर से एक एडवोकेट साहब मुझसे कंसल्ट करते हैं कि सर हमारे वहाँ पे एमपी में तो ये चलता नहीं है। मैंने कहा साहब जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है तो ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल होगा, तो या तो आप उनको रूलिंग बताएं और उस तरीके से करें। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए, जो पहला टॉपिक है वो आपका लीगल टॉपिक होगा, जो कि एग्जाम में आप लोग करेंगे, लगभग 500 वर्ड्स का होगा। ये जो टॉपिक होगा ये आपका 500 वर्ड्स का होगा, और ये जो होगा वो आपका 20 मार्क्स का होगा। ये आपका 20 मार्क्स का होगा। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि ना, ये जो ऐसे राइटिंग है ना, उसको कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होगा और किस तरीके से ऐसे लिखना होगा। हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल उस तरीके से लिखे बताऊंगा। ऐसे राइटिंग इज नॉट ए पैराग्राफ राइटिंग, यार ये पैराग्राफ राइटिंग नहीं है एक्चुअली। 2018 में मैंने जब कोविड से पहले जब क्लास में पढ़ाया था, तो केवल मैंने ही कहना इन्वेंशन किया था, मैंने एक चीज़ों को डेवलप किया था कि किस तरीके से अपन ऐसे इसको लिखना है। तो 500 वर्ड्स का ऐसे होगा, पहला टॉपिक लीगल टॉपिक होगा, और 20 मार्क्स का आपका ऐसे होगा। और एग्जाम में आपको दो टॉपिक दिए जाएंगे और करके आपको एक और टॉपिक होगा, यानी कि हर क्वेश्चन में चॉइस होगी, हर क्वेश्चन में आपको चॉइस होगी। अब 500 वर्ड्स का मतलब यहाँ पर ये मान के चल सकते हैं कि एटलीस्ट 3.5 पेज तो हम लिख के ही आए, 3 पेज तो हम करके ही आए, तभी जाके अपने को मार्क्स मिलेंगे। सेकंड जो टॉपिक होता है वो कोई ना कोई सोशल अवेयरनेस का टॉपिक होता है। सोशल अवेयरनेस। अब सोशल अवेयरनेस का मतलब पता है क्या होता है? सोशल अवेयरनेस का मतलब होता है, जैसे है ना, वुमेन रिलेटेड टॉपिक है, वुमेन रिलेटेड टॉपिक एग्जाम में आ सकते हैं, यूथेनेशिया का टॉपिक एग्जाम में आ सकता है, या फिर जेनोसाइड आ सकता है, या फिर जैसे कश्मीर प्रॉब्लम्स आ सकता है, या कोई भी एक ऐसा टॉपिक जो है वो हो सकता है जो कि एग्जाम में आ सकता है। अब यहाँ पर ये जो टॉपिक होता है ना, ये टॉपिक हम हिट करते हैं, इस टॉपिक को हम क्या करते हैं, हिट करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो है, ये आपका 400 वर्ड्स का ऐसे होगा, और ये आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का होगा। यानी कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपका एग्जाम है ना मार्च में होता है, अगर आपका एग्जाम अप्रैल में होगा, अगर एग्जाम आपका जब भी होगा, तो वहां पर हम जो है पूरा सिनारियो देखते हैं, और सिनारियो देखने के पर हम आपको दो ऐसे यहाँ पर बताएंगे, या एक ऐसे आपको बताएंगे जो उस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसको आपको अच्छे तरीके से करना है। मोस्ट प्रॉब्ली वही ऐसे आपको एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंस, जस्ट बिकॉज ऑफ और एक्सपीरियंस कि इस समय कंडीशन क्या चल रही है, क्या ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि जो एग्जामिनर की साइकोलॉजी को हिट करते हैं, कि एग्जामिनर क्या सोच रहा होगा, पेपर किस तरीके से बन रहा होगा, किस तरीके से क्या होगा। एक्चुअली होता नहीं, एक्सपीरियंस होता है ना, कि 3 साल के पेपर ले लो, चौथी साल का तो अपने आप बन जाता है एक्चुअली। आपको बता दूं, जो एलएलबी फर्स्ट ईयर की जो बाबिल 1 वीक सीरीज आती है, वो इंग्लिश की मैंने ही लिखी है एक्चुअली, तो उन्होंने मुझसे बोला था, तो वो सब काम काफी किया हुआ है एक्चुअली। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड नंबर का, जो ऐसे होता है, पहले आता था राजस्थान के ऊपर ऐसे, लेकिन जो मैं बताना चाहूंगा कि 2019 में योगा टूरिज्म इन राजस्थान का ऐसे आया था, तो उसके बाद से जो है राजस्थान के ऊपर ऐसे नहीं आया। एंड इवन अगर हम बात करें 20 की बात करें, 21 की बात करें, तो उसके बाद से जो ऐसे आए हैं वो जो है वो कोई भी मिसलेनियस टॉपिक एग्जाम में आता है। अब मिसलेनियस टॉपिक का मतलब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं, जैसे जनरेशन गैप का टॉपिक आ गया, या फिर बुक्स आर गुड फ्रेंड्स, इस तरीके के टॉपिक्स आ गए। तो यहाँ पर दीज ऑल आर द मिसलेनियस टॉपिक्स। तो मिसलेनियस टॉपिक देने का जुडिशरी का या हाईकोर्ट का एक कॉन्सेप्ट ये है कि हाईकोर्ट ये चाह रहा है, या जुडिशरी चाह रही है, कि स्टूडेंट्स की नॉलेज कितनी है किसी भी टॉपिक के बारे में, आप कितनी डेप्थ में लिख सकते हो, आपकी थिंकिंग एबिलिटी कितनी है, आपका कंसर्न ऑफ माइंड कितना है, आप कितना अच्छे तरीके से लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ये जो टॉपिक होगा, ये मिसलेनियस टॉपिक है, और ये भी आपके 400 मार्क्स का है, और ये भी आपके 15 मार्क्स का क्वेश्चन, 400 वर्ड्स का हो गया। और ये 15 मार्क्स का टोटल, ओवरऑल 50 नंबर का पेपर है, और ये आपने करना होगा एग्जाम के लिए। और मैं आपको रियल बता दूं कि जो सिलेक्शन होता है ना, आरजीएस मेंस में सिलेक्शन लैंग्वेज ही डिसाइड करती है।
और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब तक जिन जिन बंदों के सिलेक्शंस हुए ना, मैंने काफी स्टूडेंट से बात की, जैसे पुलकित है, ये काफी है, मतलब मैं तो बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। तो मेरी जर्नी बहुत बड़ी है। तो मैं लोगों से डिस्कस करता हूँ, ये लोग मुझे बताते हैं। मैंने कहा यार क्या हुआ, कैसे नंबर आए? बोले सर आपके इंग्लिश में और लैंग्वेज में मार्क्स बहुत अच्छे आए थे और इसी से सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि लॉ तो इक्वली सबका सेम ही होता है। जो लॉ आप पढ़ के जा रहे हैं वही लॉ सभी पढ़ के जा रहे हैं, और सभी एक ही तरीके के आंसर लिखेंगे, बेरेक्ट की लैंग्वेज सभी लिखेंगे, जो एक तरीका है वही सब लोग करेंगे, सबने ही वही सारी रेफरेंस बुक्स वगैरह सब कुछ पढ़ी है। तो नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है कि आपका लैंग्वेज पार्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है कि आपका लैंग्वेज पार्ट कितना अच्छा है। तो वो आपका क्या लैंग्वेज पार्ट है ना, वही आपको मार्क्स दिलवाएगा। तो मैं आप लोगों से बस यही एक मेरा है ना, आप लोगों से एक सजेशन या मैं आप लोगों को एडवाइस देना चाहूंगा, बिकॉज यू कैन सी दैट माई एक्सपीरियंस, मेरी ये जो मेरे को देख समझ सकते हो कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। तो मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर ये कहना चाहूंगा कि आप लैंग्वेज में बहुत ज्यादा कंसर्न होकर इसको स्टडी करिए, लैंग्वेज को वेटेज दीजिए। बिकॉज ये मान के चलो कि 80 में ये 100 नंबर का पेपर होगा, हम आपको पूरा का पूरा पेपर बताएंगे कि एग्जाम में ये तो पेपर आता है और ये आपने करना है। आपके पेपर की जो एक है ना स्किल्स जो है वो उस तरीके से होगी। आप है ना एग्जाम के लिए ऐसे लिख के भी लेके आ सकते हो, मुझे बता भी सकते हो। दूसरी बड़ी बात है कि मतलब है ना, आप है ना मतलब मतलब अपने जो ऐसे आप लिख रहे हो ना, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मुझे आके दिखा भी सकते हो, यहाँ बता सकते हैं, एग्जाम तक आप बता सकते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले भी आप एड क्लास ले सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी ऐसे में आ रही है, आपको लग रहा है कि सर आपने ये 20 ऐसे करवा दिए लेकिन ये 21 नंबर का ऐसे हमें कहीं से मिला है, तो प्लीज इसके बारे में आप मुझे बताइए। तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, आपको यहाँ पे क्लासेस करवाई जाएगी। अदर जगह क्या होता है, टाइम नहीं होता, क्लासेस नहीं होती है, या टीचर्स अवेलेबल नहीं होते, या फिर इंस्टीट्यूट्स जो है वो ज़्यादा मतलब वो नहीं फोकस करते। उन्हें मतलब ये होता है कि नहीं हमारा कोर्स हो चुका है और हम लोग नहीं टाइम दे रहे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये केवल और केवल एक ऐसा ही एक हम लोग बात कर सकते हैं कि यहाँ पर टिल एग्जामिनेशन, एग्जाम से एक दिन पहले भी आप आ सकते हैं, आप टाइम ले सकते हैं। और टाइम लेके नरेश जी हमेशा अवेलेबल रहते हैं, आप कभी भी आके चेक कर लेना। हमेशा इंस्टीट्यूट ओपन रहता है, आप कभी भी आ सकते हैं। आप नंबर ले लीजिए, फोन कर लीजिए, टीचर आपको अवेलेबल रहेंगे, हिंदी वाले सर, इंग्लिश में मैं पढ़ाता हूँ, हम अवेलेबल रहेंगे। मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, टाइम इजीली आपको सामने साथ में रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोर्स हमारा 1 मंथ का 2 मंथ्स का कोर्स है, कोर्स आपका टिल एग्जामिनेशन तक चलेगा। आप जितना भी आप डिस्कस करना चाहो, संडे आपका होता है, वीकेंड्स आपका होता है, जैसे अभी विंटर वेकेशन हमारी हो जाती है, कोर्ट की फ्री टाइम रहता है। तो आप पढ़ने के लिए कोई भी वो नहीं है। तो आप जितना देखो, एक्चुअली क्या होता है ना, बंदा चाहिए पढ़ने के लिए यार। अब है ना, जो अगर जिसके अंदर जील होएगा ना, वो आराम से निकल जाएगा पढ़ना का। हम लोग अवेलेबल है, हमारी अवेलेबिलिटी आपको हमेशा मिलेगी, ठीक है। एंड हमारा जो होता है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया डेवलप होता रहता है। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप में मैसेज वगैरह, आपको नए नए एसेज वगैरह कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपने करना, इस तरह से आपको लिखना, ये सब चीजें रहेगी। तो मैं वापस अपनी बात को रिपीट करना चाहूंगा कि कृपया करके लैंग्वेज को जरूर ध्यान दें अगर आप आरजेएस में तैयारी करना चाहते हैं। देखिए आरजेएस प्री पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यार नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश के, 15-15 क्वेश्चन होंगे, वो हम आपको बता देंगे। 70 मार्क्स की है। पिछली बार का पेपर आप देख लो, डेट वाइज क्वेश्चन आया था, आईपीसी में से डायरेक्ट आ गया था कि क्वींस जो वर्ड है वो किस सेक्शन में से ओमिट किया हुआ है। अब आपने बेरेक्ट अच्छे से रटा हुआ है ना, तो यार आपका आराम से प्री क्वालिफाई हो जाएगा। प्री के लिए तो आपको क्या करना है, बेरेक्ट का इंडेक्स याद कर लो। भाई लोग ये कह रहे हैं बेरेक्ट का इंडेक्स याद कर लो, सर डेट पूछ रहे हैं, बताओ आई कि है ना इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसकी स्टेब्लिशमेंट डेट क्या है, बताओ, और क्या चाहिए? अब ये डेट तो हर किसी को याद है, सीआरपीसी कब स्टैब्लिश हुई, कब इसको रिकमेंडेशन मिला, कब एक्शन मिला। अब ये आया था जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था, 2019 में। तो अब आपको सबको याद है, 31 अक्टूबर 2019, सबको याद है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्री क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जब लड़ाई हो रही है ना, वो मेंस की लड़ाई है, यानी कि जो आरजेएस जो सिलेक्शन है। और सर आरजेएस इंटरव्यू जो है ना, आरजेएस के इंटरव्यू के लिए आप ये मान के चले, आपका कॉन्फिडेंस है ना वो गेम प्लान करेगा। कॉन्फिडेंस का मतलब है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि सर आरजेएस के इंटरव्यू के अंदर कि आपकी नॉलेज से ज्यादा जो है ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी ऑनेस्टी है ना, उसके मार्क्स मिलते हैं। किसी बंदे से 8 क्वेश्चन पूछे गए, उसने 3 क्वेश्चन के जवाब दिए, 5 क्वेश्चन में साफ बना कर दिया, आई एम सॉरी आई हैव नो नॉलेज, पास ओवर हो गया। 3 क्वेश्चन के बिहाफ पे सिलेक्शन हो गया सर, 25th रैंक थी।
जरूरी नहीं है आप झूठ बोलो, आप गलत बोलो, आप ऑनेस्टली, आप जो टू द फैक्ट है ना, उस टू द फैक्ट के अकॉर्डिंग आप चले। अब सारा का सारा गेम प्लान आ गया आरजेएस मेंस के ऊपर। अब आरजेएस में अगर सिलेक्शन लेना है ना, तो आपने क्या करना होगा, आरजेएस मेंस जो है ना उसके ऊपर फोकस करना है। अब आरजेएस मेंस में देखो तैयारी कैसे होनी चाहिए, कि आपके प्री एग्जाम से पहले लैंग्वेज पार्ट अच्छे से क्लियर कर लो, कि भाई 100 नंबर का पेपर होगा ये, फोर्थ पेपर, इसको क्लियर करके चलो। 50 नंबर की हिंदी, 50 नंबर की इंग्लिश। इसके अंदर सर आप लोगों को जो ऐसे लिखाऊंगा मैं ऐसे तैयार कराऊंगा, वो ऐसे मैं इस तरीके से तैयार कराऊंगा, आप उनकी प्रैक्टिस आप करते रहें। ये मेरी आपको लिखित गारंटी है कि 50 नंबर में से आप 50 नंबर का जो पेपर होगा उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, हिंदी में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश के पेपर में काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे, जैसा हमारा अब तक का प्रीवियस रिजल्ट्स है। प्रीवियस स्टूडेंट्स भी ये कहता है, पुलकित से पूछ लीजिएगा, ही इज माई, क्या बोलूं मैं। तो हमने सबको पढ़ाया एक्चुअली। तो लगभग 2015 में, 16 में और 17 में तो मैंने अकेले पढ़ाया था। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि है ना, मोस्टली हम स्टूडेंट्स को ये बोलते हैं कि भाई आप है ना ज्यादा से ज्यादा फोकस करो लैंग्वेज पार्ट पे, लैंग्वेज अच्छा क्लियर कर दिया, लॉ के ऊपर फोकस करें। तो फिर इस तरीके से अब हम बात करते हैं आरजेएस मेंस का। जो ऐसे राइटिंग का पार्ट है वो आपका 50 नंबर का पार्ट है, 3 क्वेश्चन आपके आएंगे, हर क्वेश्चन में आपकी चॉइस होएगी। अब आपको ये देखना है कि 500 वर्ड्स का ऐसे होगा 20 मार्क्स का, 400 वर्ड्स का ऐसे होगा 15 नंबर का, 400 वर्ड्स का ऐसे हो जाएगा 15 नंबर का, 50 नंबर का पेपर आपका होगा। अब समझिएगा ऐसे राइटिंग है क्या। सर ऐसे राइटिंग इज योर नॉलेज। ऐसे राइटिंग जो होती है ना वो क्या है, आपकी केवल और केवल जो है नॉलेज है। सब लोग ऐसे लिखते हैं, सब लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो केवल बुकिश लैंग्वेज लिखते हैं। अब बुकिश लैंग्वेज तो सभी लोग लिख लेंगे, मैं आपको बुक के नहीं बता दूंगा, मेरी भी बुक्स आती है। लेकिन मैं बोलूंगा कि बुक से बेटर क्या है कि आप अपनी नॉलेज जो है ना उसको, पोर योर नॉलेज इन योर ऐसे। अपनी नॉलेज जो होती है ना उसको आप जो है वो आप लिखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वुमेन एम्पावरमेंट लिखना है, अगर आपने लिखना है जेंडर इनइक्वलिटी लिखना है इन इंडिया, अगर आपको लिखना है फीमेल फोर्टिसाइड आपके ऊपर लिखना है, इनफेंटिसाइड्स के ऊपर आपको लिखना है, तो ये वुमेन अवेयरनेस ऐसे, बिकॉज जुडिशरी जो होती है ना वुमेन कंसर्न होती है, और इस प्रकार के टॉपिक एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो जाते हैं। अब सर एक्चुअलिटी में क्या होता है कि यहाँ पर जब इस ऐसे की स्टार्टिंग होती है ना, तो किसी भी ऐसे की जो स्टार्टिंग होती है ना वो सबसे ज्यादा डिपेंड करती है आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट के ऊपर। या इंट्रोडक्शन यानी कि जिसको पहले हम बोलते थे भूमिका, यानी कि जो ऐसे राइटिंग, आप में से हिंदी मीडियम कितने स्टूडेंट्स हैं? आप बाकी सब इंग्लिश मीडियम है। चलो, अब देखिए जो इंट्रोडक्शन होता है ना वो इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इंट्रोडक्शन का मतलब ये हो गया कि जो भी आप ऐसे राइटिंग लिख रहे हैं ना, उस ऐसे राइटिंग में जो टॉपिक आपको दिया गया है ना उस टॉपिक को बहुत ही ब्रीफ तरीके से एक्सप्लेन करें, और उसका ओरिजिन बताएं कि वो कहाँ से हुआ था, और उसके बारे में लिटिल बिट नॉलेज देते हुए वो आप लिखें। अब मैं आपको बोलना चाहूंगा, यहाँ पर मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं, कोटेशन से शुरू करते हैं ऐसे राइटिंग, कि है ना आपने कई बुक्स में देखा होगा, कई लोगों को देखा होगा। आपने कई जगह देखा होगा कि मैनी पीपल स्टार्ट फ्रॉम द कोटेशंस। अब कोटेशन से पता है प्रॉब्लम क्या होती है, कि प्रॉब्लम ये है कि आपने कोटेशन लिखा, उसके बाद में आपने लिख दिया किसी का भी नाम लिख दिया, आपको पता भी नहीं है, फिर भी आपने क्या कर दिया, नेम लिख दिया। तो सर यहाँ पर ये जो है एलएलबी का एग्जाम तो है नहीं कि केस लॉस तो हम अपने मन से लिख के आते हैं। यहाँ पर आप लोग जो है आरजीएस का पेपर दे रहे हो, तो आपने जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में अगर आपका कोटेशन पावरफुल नहीं है, कोटेशन में आपको अच्छे से नॉलेज नहीं है, आपको कहीं पे लग रहा है कि यार मेरे को कहीं पता नहीं लिखने वाला कौन था क्या था, और आपने जबरदस्ती कोटेशन लिख दिया, तो आपने स्टार्टिंग में बहुत बड़ी ब्लंडर कर दी। तो आप ये मान के चलिए, अगर आपको कोटेशन पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो प्लीज कोटेशन ना लिखें, स्टार्टिंग में आप इस तरह से नहीं लिखें। तो कोटेशन लिखते समय आपको बहुत ज्यादा अवेयर होना है। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि या तो आप कोटेशन अच्छे तरीके से याद कर लें, और अगर कोटेशंस याद करें तो थोड़ा इफेक्टिव कोटेशंस याद करें। लैंग्वेज थोड़ी सी ना हल्की सी इंक्रीज कर लो, लैंग्वेज में ग्रो करके लिखो। यानी कि यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लैंग्वेज में वर्ड्स जो होते हैं ना, वर्ड्स जो है ना वो थोड़ा सा ना अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कि सिंपल जो वर्ड्स होते हैं, इजी वर्ड्स जो होते हैं ना वो आप लिख रहे हो। हालांकि नॉर्मली ये देखते हैं
कि जब भी ऐसे राइटिंग की जाती है तो ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, इजी वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए। बट हम ये बोलते हैं कि लैंग्वेज थोड़ी सी जो है अच्छी सी होनी चाहिए। आपका जो इंग्लिश जो आप लिख रहे हो, आपके वर्डिंग वर्डिंग जो होते हैं ना, वर्डिंग थोड़े से पावरफुल होने चाहिए। सपोज दैट व्हेन आई एम टीचिंग यू एवरीथिंग एंड आई एम टीचिंग द इंग्लिश सब्जेक्ट एंड आई एम नॉट स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड ऑफ द इंग्लिश एंड आई स्पीक एवरीथिंग इन हिंदी, तो आप बोलोगे यार ये टीचर जो है खुद तो हिंदी में बोल रहे हैं और अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स ये किसी स्कूल के टीचर होंगे एंड ही नोज नथिंग एंड हाउ ही विल टीच अस। तो ये कैसे पढ़ाएंगे जब इनको खुद को ही नहीं पता। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप पर्टिकुलर किसी भी चीज के बारे में लिख रहे हो ना, तो सर आपको ना उसके बारे में जीरो से लेके ना लास्ट तक की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, 100 तक की नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि हम जब भी कोई केस लड़ते हैं तो हमको मालूम होता है कि केस की स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, लास्ट कैसा होना चाहिए, और क्लाइंट को भी पूरी सही फेयर एडवाइस देते हैं। नहीं पता तो साफ मना कर देते हैं कि अब क्यों अगले का नुकसान करें। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आप कितना फेयर, कितना ट्रांसपेरेंट आप अपने आप को रखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप ऐसे राइटिंग लिख रहे हैं, क्योंकि आज अपनी फर्स्ट क्लास है, मैं आपको छोटी छोटी चीज़ों को बताऊंगा, तो ये तो आप लोग आराम से समझिएगा। फिर हम लोग है ना कल से ऐसे इसको डिक्टेट कर लेंगे। आप कहेंगे तो मैं बोर्ड पे करा दूंगा, आप कहेंगे तो जैसा हमें सुटेबल रहेगा हम उस तरीके से अपन करेंगे। ठीक है। मैंने पहला आपको लेसन दिया है, अगर आपको कोटेशन याद है तभी आप कोटेशन लिखें, अगर आपको कोटेशन याद नहीं है तो आप अननेसेसरी कोटेशन ना लिखें। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट जो भी आप टॉपिक लिख रहे हैं एग्जाम में, जो भी आपको टॉपिक दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले जो है उस टॉपिक से ही ऐसे शुरू होना चाहिए। देखो ये बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो जेंडर इनइक्वलिटी का टॉपिक आ गया, तो आपकी शुरुआती जेंडर इनइक्वलिटी जो है वो उससे होनी चाहिए, जेंडर इनइक्वलिटी से शुरू होनी चाहिए, राइट। एक्सक्यूज मी प्लीज। हिंदी सिनेमा के अंदर बॉलीवुड की कोई पिक्चर देखने के लिए गए, मुझे बहुत लंबा समय हो गया मूवी देखे हुए। मुझे याद है जब कोई फिल्म देखते थे ना, तो उस फिल्म का फ्लैशबैक, उस फिल्म का बैकग्राउंड, उस फिल्म के बैकअप जो है वो बताया जाता था। मुझे याद है मैंने सुपर 30 फिल्म देखी थी। तो सुपर 30 फिल्म जो है ना, देखो नॉर्मली क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, लाइफ से हम सीखते हैं, और है ना एक्चुअली लाइफ से बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। मैंने सुपर 30 फिल्म देखी थी। सुपर 30 फिल्म जो स्टार्टिंग होती है ना, उस स्टार्टिंग में एक स्पीच से स्टार्ट होती है। उससे वो बताता है, उसका फिल्म का बैकग्राउंड बताता है कि हमारे इंडिया में टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है, और किस तरीके से इंडिया के टैलेंट जो है वो गूगल में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। सर इसका मतलब है वो आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है। यानी कि अब वहां पर एक चीज जो मैंने कैच की, बिकॉज आई एम ए टीचर, तो मैं वहां से क्या करता हूँ, लर्निंग को अपने इम्प्रूव कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जब आप ऐसे लिख रहे हो ना, तो आपका इंट्रोडक्शन जो है ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। कम से कम हम ये बोलते हैं 5 to 7 लाइंस का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन जो है बहुत ही इम्प्रेसिव होना चाहिए। Your introduction should be eye catchy. Your introduction should be powerful. Your introduction should be according to the topic. सर अगर मान लो मैंने लिखना है वुमेन एम्पावरमेंट, मेरे को लिखना है अगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे लिखना है, अगर मेरे को लिखना है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के ऊपर लिखना है, अगर मुझे लिखना है जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई के ऊपर लिखना है, तो ये वो टॉपिक है जो एग्जाम में अब तक आ चुके हैं। कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर मुझे लिखना है, सो व्हाट विल आई राइट। तो मैं सबसे पहले उस टॉपिक से शुरू करूंगा कि कैपिटल पनिशमेंट मीन्स ये है, उस कैपिटल पनिशमेंट का मतलब जो है वो ये है। या मैं लिखूंगा फर्स्ट लाइन में कि फ्रॉम द एंशियंट टाइम टू द रिसेंट दिस थिंग इज हैपनिंग इन आवर कंट्री। ये जो चीज है वो हमारे यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात है कि जो अपना इंट्रोडक्शन होगा उस इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छी तरीके से, वो क्लाउड का बहुत ही नाम कुछ और बताया था, एक्चुअली कुछ और है। बहुत ही पावरफुल तरीके से अपने को अपने इंट्रोडक्शन को लिखना है। पहली लाइन में हम जो क्या करेंगे, जो फर्स्ट हमारी स्टार्टिंग होगी, उस फर्स्ट स्टार्टिंग में हमारा जो पहली लाइन होगा, पहला सेंटेंस होगा, उसमें हमको क्या करना, उसका इंट्रोडक्शन जो है वो देना है। उसके बाद में सेकंड लाइन में हमको बताना है कि उसके क्या क्या इम्पैक्ट थे। थर्ड लाइन में हमको बताना है उसकी नेसेसिटी क्या है। और फोर्थ लाइन में क्या है कि जो आप इसके बारे में ऐसे लिख रहे हो उसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है। इस तरीके से आपको क्या करना है, टोटल यहाँ पे 5 to 6 लाइन में जो है वो कवर करना है। 5 to 6 लाइन में क्या होता है उस चीज को आपको कवर करना है। ये आपका सर इंट्रोडक्शन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, कृपया करके ये आपकी कॉपी है, इस कॉपी पर आपने मार्जिन आपने बना लिया।
इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बिना हेडलाइन के लिखेंगे, यहाँ से शुरू करना है। उसके बाद में इस तरीके से आपको जो है वो ऐसे राइटिंग करनी है। इंट्रोडक्शन मान लीजिए आपका यहाँ पे पूरा हो जाता है, तो नेक्स्ट आप जो है यहाँ से शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइन यहीं पे एंड हो गई, तो आप क्या करोगे, अगला जो होगा बिना लाइन छोड़े आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। उससे क्या होगा, सामने वाले पर्सन को इजी रहेगा कि आप किस पैराग्राफ में किस तरीके से आप लिख रहे हैं। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंट्रोडक्शन। यहीं पर आप लोगों की कॉपीज जब चेक होती है, तो एग्जामिनर एक माइंड मेकअप कर लेता है कि हाउ द स्टूडेंट्स इज नॉलेजेबल, हाउ ही कैन राइट, ही और शी कैन राइट, उसकी नॉलेज क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, उसको ये पता लग जाता है। उसके बारे में मालूम चल जाता है कि भाई उस व्यक्ति को किसी भी टॉपिक के बारे में क्या नॉलेज है, वो किस तरीके से लिखता है। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन आपने लिखा। नाउ सेकंड जो है ना, वो वेरी करता है ऐसे इसके टॉपिक के ऊपर। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मान लीजिए मुझे मुझे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लिखना है, तो मैं शुरू करूंगा एंशियंट टाइम से। मैं जाऊंगा वैदिक काल के अंदर जाऊंगा, मैं उससे भी पहले की बात करूंगा, मैं त्रेता की बात करूंगा। मैं वहां पर जो है वुमेन को बहुत ज्यादा फैसिनेट करूंगा, वुमेन की जो ग्लोरी को बताऊंगा। वहां पर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से जो है बहुत एक पावरफुल तरीके से वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो वहां पर होता है। मैंने आपको बता दूं, कुछ खुद के मेरे खुद के लिखे हुए, मैंने कुछ कोटेशंस तैयार करे हुए, कुछ मैंने खुद के अपने बनाए हुए कुछ श्लोक तैयार करे हुए, खुद के मैंने पोएम्स तैयार की हुई है, जो मैंने वुमेन्स के ऊपर या करंट टॉपिक्स रहते हैं उनके ऊपर जो तैयार की है, जुडिशरी के ऊपर तैयार की है। जैसे हाउ द जुडिशरी इज इम्पोर्टेंट, व्हाट आर द थ्री लिम्स ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी की थ्री लिम्स क्या इंपॉर्टेंस क्या है, वो मैंने प्रिपेयर किया, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो सर यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका टॉपिक ऐसे है कि जिसमें आपको नंबर वन एडवांटेज डिसएडवांटेज, प्रॉफिट या लॉस, प्रोज और कॉन्स आपको लिखने हैं, तब तो आप क्या करोगे, उस टॉपिक को शुरू करोगे कि उसकी ओरिजिन से, वो शुरू कहाँ से हुआ था, वो वहां से आप इसको स्टार्ट करोगे। आपकी डेप्थ ऐसी होनी चाहिए। अगर जुडिशरी के बारे में आप लिख रहे हो ना, तो पहले आप लिखिएगा कि किस प्रकार से बारबरिक टाइम था, किस प्रकार से जो है एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पे जुडिशरी नहीं थी, उसकी जुडिशरी की रिक्वायरमेंट कब से हुई, और जुडिशरी का क्या इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी के ऊपर। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें इंट्रोडक्शन हो गया। सेकंड पैराग्राफ, अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, कृपया करके आप हिंदी में लिख रहे हो या इंग्लिश में लिखे, उसमें एक तारतम्यता, एक है ना, रिलीवेंसी होनी चाहिए। रिलीवेंसी का मतलब सर क्या हुआ, कि जैसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन का हो गया, सेकंड टॉपिक में जो चीज आप ओवर कर रहे हो ना, जिस चीज से आप एंड कर रहे हो, वो आप थर्ड टॉपिक में उसी चीज से आप स्टार्ट करो। उससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर मैं जो है वैदिक काल से एंड कर रहा हूँ, तो वैदिक काल के बाद में अगर मैं मुगल काल स्टार्ट करता हूँ, तो मुगल पीरियड के बाद में मुझे स्टार्ट करना होगा ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड के बाद में मुझे स्टार्ट करना होगा अर्ली इंडिपेंडेंस पीरियड। उसके बाद मुझे मॉडर्न पीरियड स्टार्ट करना होगा, फिर मुझे स्टार्ट करना होगा रिसेंट पीरियड। तब जाके क्या हो जाएगा, वो रिलीवेंसी शो होगी। तो एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो नॉर्मली मतलब जो अपने जो थॉट आ रहा है, जो सोच रहे हैं, वो अपन लिखते हैं। अच्छा सर, एक है ना बहुत बड़ी गलत धारणा है, उसको मैं तोड़ना चाहूंगा। कृपया करके आप में से कोई भी स्टूडेंट्स कहीं भी पढ़ रहे हो पूरे भारतवर्ष में, और आपको कोई व्यक्ति ये कह दे कि हिंदी सोच के अंग्रेजी लिख लो, और एग्जाम के अंदर आप हिंदी सोचो और हिंदी ट्रांसलेशन सीखो, कृपया करके आप आरजेएस का पेपर ही मत दो यार। मैं कह रहा हूँ, क्यों पैसे खराब, अपना टाइम खराब करते हो, वाई। यार आप बिलीव नहीं कर सकते, एक्चुअलिटी में मुझे इतना समय हो गया, मैं लगभग 2002 से पढ़ा रहा हूँ, मुझे इतना लंबा समय हो गया पढ़ाते हुए, सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए। मैंने बहुत सारी चीज़ों को लिखा, मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में आते हैं, बहुत सारी मैंने बुक्स वगैरह लिखी, मेरा बहुत सारा थीसिस है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि एट द टाइम आप हिंदी सोच के उसको इंग्लिश में कन्वर्ट आप इतना इजीली, इतना फास्ट नहीं कर सकते, जब तक आप ऑलरेडी किसी चीज़ के बारे में प्रिपेयर नहीं हो। सर आपको मैंने कह दिया कि आप ये गाड़ी ले लो और आप कहीं भी चले जाओ, और आपको ये नहीं पता आपको जाना कहाँ है, तो सर आप क्या घर से बाहर निकल सकते हो? आपने गाड़ी स्टार्ट कर ली, और आपको आपने अपनी कार स्टार्ट कर ली, और आपको ये नहीं पता आपको जाना कहाँ है, और मैंने बोल दिया कि सर आप ऐसा करिए करिए, आप वहां चले जाइए, और आपको वे नहीं पता, आपको रास्ता ही नहीं मालूम, तो सर आप जा सकते हो क्या?
बिना वे के, बिना गूगल मैप के क्या आप जा सकते हैं? कि सर नहीं जा सकते। तो वही चीज जो लाइफ के साथ है, वही चीज आपकी स्टडी के साथ है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कृपया करके, अगर आपको कोई ये कह रहा है कि आप ट्रांसलेशन सीखो, कई जगह लोग ट्रांसलेशन सिखाते हैं, कृपया करके आप ट्रांसलेशन नहीं सीखें। आरजेएस मेंस में ट्रांसलेशन कोई काम का नहीं है। हिंदी सोच के आप इंग्लिश नहीं बना सकते, हिंदी सोच के इंग्लिश नहीं बना सकते। तो इसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन जो है, अपनी प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग जो है, उसको डेवलप करना होगा। राइट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हमारा सेकंड जो पैराग्राफ होगा, सेकंड नंबर का पैराग्राफ होगा, वो हमारा 7 to 9 लाइंस का होता है। और यहाँ पर हम लोग किसी भी टॉपिक की हिस्ट्री को लेके चलते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, किसी भी टॉपिक की हिस्ट्री जो है वो उसको लेके शुरू करेंगे। और हिस्ट्री जो होती है वो इतनी इम्पैक्टफुल होनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति जो होता है ना, उसमें उसमें एक इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होनी चाहिए। उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वुमेन वाली बात करता हूँ, अगर मैं जेंडर इनइक्वलिटी की बात करता हूँ, सर लोग सीता को एक्सप्लेन करते, मैंने केकई को बहुत ज्यादा एलोबरेट किया है। केकई जो थी वो इतनी विद्वान थी, विदुषी थी, कि केकई के बारे में कहा जाता है कि राजा दशरथ जो थे, जब उनको युद्ध में, जब वो एक जगह हारने वाले थे, तो केकई जो थी वो पुरुषों की ड्रेस पहन के आई थी और उसने फौट लड़ाई लड़ी थी। तब जो है राजा दशरथ ने उसको 2 वरदान के लिए बोला था। तो उस समय उसने मांगे नहीं थे 2 वरदान, बोला हाँ कभी टाइम आएगा तो मैं मांग लूंगी। एंड द पॉइजनस लेडी वाज द मंथरा। मंथरा वाज द पॉइजनस लेडी हु पॉइजन्ड इन द माइंड ऑफ द केकई। उसने केकई के माइंड में जो है वो ये किया था। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैंने एक ना कोट बनाया हुआ है कि सीता बिन है राम अधूरे, केकई बिन है दशरथ। यानी कि मैंने कोट बनाया हुआ है कि राम जो है, सीता के बिना जो है वो तो राम अधूरे हैं, और केकई के बिना जो है वो दशरथ अधूरे हैं। ठीक है। जल बिन अधूरा है, मतलब आटा, मैंने उस तरीके से फ्लोर को भी बिना आटा, बिन पानी आटा अधूरा है, और ये जग अधूरा है बिना नारी के। तो इस तरीके का मैंने कोड बनाया हुआ है, वो मैं आपको लिखवाऊंगा, जिसमें काफी सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ओरिजिनलिटी जो होती है वो अपनी खुद की होती है, जो आपको कहीं पर ऑल ओवर इंडिया में नहीं मिलेगा। यानी कि खुद ने इतना रिसर्च कर लिया, खुद ने इतना अपने आप को पूरा डुबो लिया, तो वहां पर क्या होगा कि उस चीज को आप उस लेवल पे लिख के लेके आओगे। तो वहां पर क्या होता है कि सर जैसे अपन लिख रहे हैं किसी भी चीज को, और आपने वहां पर क्या किया, रिदमिक कैसे आपने लिखा, आपने उसका जब हिस्ट्री आप लिख रहे हो, तो हिस्ट्री में एक एक हिस्ट्री को आप लिखो, शकुंतला का वर्णन करिए। हम ये नहीं करते डायरेक्टली एक एक नाम नहीं, उसने क्या काम किया उसको एक्सप्लेन करते हुए। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 7 to 9 लाइन में आपने क्या किया, सेकंड नंबर का पैराग्राफ आपने एंड कर दिया। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं मुगल पीरियड की। सर एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसे के थ्रू बता रहा हूँ कि किस तरह से ऐसे लिखा जाएगा। अब मुगल पीरियड में जो वुमेन की सबसे ज्यादा दुर्दशा या डेटोरिएट कंडीशन जो हुई थी, सबसे ज्यादा अगर अपन बात कर सकते हैं, जो डिक्रीजमेंट हुआ था या जो उसमें एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, मुगल काल में हुआ था। मुगल काल में जो वुमेन थी, दे वर ट्रीटेड लाइक ए पपेट, वही पपेट की तरह दे आर ट्रीटेड लाइक ए कमोडिटी, एंड दे आर बार्गेन इन द मार्केट ऑफ द वुमनहुड और द पैट्रियार्चल फैमिली। तो वहां पर पैट्रियार्चल, पैट्रियार्चल मतलब होता है पितृसत्तात्मक, जहाँ पे फैमिली में मैनहुड यानी कि आदमी ही सब कुछ होता है। तो उस बात को हम लोग क्या करेंगे, वहां पर लिखेंगे। और ये हमारा हो जाएगा थर्ड नंबर का पैराग्राफ, और वो भी चलेगा आपका 7 to 9 लाइंस का। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ जो होता है ना, अब है ना बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि सर पैराग्राफ की साइज क्या होनी चाहिए। फर्स्ट इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ स्मॉल होगा, उसके बाद जो होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, 7 to 9 का होगा। फिर जो आप लिख रहे हो ना थर्ड नंबर का पैराग्राफ, वो जो होगा ना वो उससे 1 लाइन ज्यादा होगा। उसके बाद में जो आप फोर्थ नंबर का लिखोगे, थर्ड और फोर्थ नंबर के पैराग्राफ में सिमिलरिटी होगी। उसके बाद में आप क्या करोगे, डिक्रीज होना शुरू करोगे। अब जब बंदा पढ़ने वाला है ना, उसको 100% इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आपने एक पैटर्न को फॉलो किया है। आपने एक पैटर्न को फॉलो किया है। तीनों ऐसे में, हिंदी में और इंग्लिश में, तीनों ऐसे में आप क्या करोगे, इसी पैटर्न को आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब आपने जब मुगल लिखा, उसके बाद आप डायरेक्ट आ जाइए मॉडर्न के ऊपर। और मॉडर्न में उस समय जो लॉ था, उस समय जो लीगल एक्ट था, उस समय जो डाउरी सिस्टम था, उस समय जो मतलब जो जो एक्ट हुए थे, वो सारे एक्ट जो है वहां पर आपको क्या करने पड़ेंगे, मेंशन करने पड़ेंगे। देन यू विल कम इन द मॉडर्न के बाद में, मतलब ब्रिटिश टाइम में आ गए, ब्रिटिश के बाद में फिर आप मॉडर्न के टाइम में आएंगे। अच्छा, उसके बाद में बता दूं, सबसे अच्छा काम किया था राजा राम मोहन राय ने।
राजा राम मोहन राय ने जो है सती सिस्टम जो उसको अबॉलिश किया था लॉर्ड माउंट बेटन के साथ मिलके 1801 में 1801 के अंदर। अब आप ही बताइए, आपने इतना बढ़िया नॉलेज उसको दिया, तो 100% यहाँ पर एक्चुअली सर ऐसे राइटिंग इज नथिंग बट योर नॉलेज। हाउ इज योर नॉलेज? आपकी नॉलेज जितना होगा ना उतना ही ज्यादा आपका क्या स्किल्स डेवलप होगा, उतना ही आप बेटर तरीके से आप लिख पाएंगे। और सर ये आपको रियल बता दूं, यार एक चीज मुझे बताइए, आपको पता ही नहीं कि ना सती प्रथा जो थी वो कब एंड हुई थी और किसने किया था? एग्जाम में कहाँ से याद होगा, कहाँ से जादू होगा, जब तक आप प्रिपेयर होके नहीं जाएंगे। तो यू नीड टू बी प्रिपेयर योर सेल्फ इन द स्टार्टिंग। बिगिनिंग में आपको अच्छे से तैयारी करनी है। जितना अच्छे से आप तैयारी करेंगे उतने अच्छे तरीके से जो है वो आप कर पाएंगे। फिर आपने क्या किया, जब आपने लॉर्ड ये सब लिखा उसके बाद में आप लिखोगे कि अब करंट में जो कंडीशन है, वो कंडीशन जो है वो क्या है, किस तरीके से है। अच्छा, दूसरी बड़ी बात है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमने जो ऐसे राइटिंग है उस ऐसे राइटिंग्स में कुछ जो है जो हमारे टेलीविजन में जो मूवीज में जो रिसेंट जो होते हैं उसमें जो जो एडवर्टीजमेंट है या जो कुछ चीजें हैं, उसको भी अपन ने क्या किया उसमें ऐड किया है। जिससे कि क्या है कि हमारा जो ऐसे राइटिंग है, वो ऐसे राइटिंग जो है वो क्या है कि बहुत ही मतलब ज्यादा इम्पैक्टफुल हो चुका है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात कर सकते हैं कि वुमेन इज ऑलवेज लाइक, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी जस्ट लाइक LIC। एक वुमेन जो है वो क्या है कि LIC की तरह है, जो कि जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी है। अब सर एक बार बताओ, आप है ना लिख रहे हो ऐसे राइटिंग, उसमें आपने लास्ट में 4 पैराग्राफ में बिल्कुल एक अच्छे से वो किया, 5वें पैराग्राफ में आपने एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो डाल दिया। ठीक है? यानी कि चॉकलेट ये मेलोडी, ये आपने लिख दिया। और उसके साथ आपने क्या किया, आपने पॉइंट की रिलेवेंसी को शो कर दिया। एग्जामिनर सोचेंगे व्हाट इज द वे, ये क्या लिखा हुआ है। ही विल डेफिनेटली स्माइल। वो देखेगा कि आपने उस चीज को वहां पे एक्सप्लेन कर दिया। और एक्सप्लेन करने के बाद में फिर आप अपने पॉइंट के ऊपर आप आगे, ज्यादा नहीं लिखना। ज्यादा लिखेंगे तो इट वुड शो द इररिलेवेंसी। हमने क्या करना, एक या दो एग्जांपल लेते हुए, एक या दो कोट लेते हुए, उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपनी बात पर आ जाएंगे और फिर अपन क्या करेंगे, एक नॉर्मल जो बिहेवियर है उसको अपन करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रीडर का माइंड अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, रीडर का माइंड अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा एक बात और सुनिएगा सर, जब ये वाला काम कब करना है, सेकंड पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ का। सेकंड लास्ट पैराग्राफ का मतलब हो गया कि जब वो आपके पूरा पढ़ रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, उसको लग रहा ऐसा होना चाहिए ऐसे राइटिंग कि वो सोचे कि यार अब मैं क्या, अब इसने क्या लिखा होगा, अब इसने और क्या लिखा होगा, इसको पढ़ते हैं अब इसके बाद क्या लिखा हुआ होगा। आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को लिखते हुए, एक्सप्लेन करते हुए, एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए वहां पे आपने लिखा। फिर आप क्या कर रहे हो, जो लास्ट का जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है उसमें ये सब लिखा, साथ में लीगल लॉज लीगल अमेंडमेंट्स आप लिख रहे हैं, वो सब आप लिख रहे हो। तो वहां पर आपको क्या हो गया, उसका माइंड मेकअप हो गया कि मुझे इस स्टूडेंट्स को 15 नंबर का या 20 मार्क्स का ऐसे है, मुझे इसको 20 में से 14 मार्क्स, 15 मार्क्स, 16 मार्क्स, वाट एवर जो भी है मेरे को उसको देना है। फिर जब आप क्या करते हो, लास्ट का पैराग्राफ आप कर रहे हो, वेन यू आर राइटिंग, वेन यू आर एंडिंग योर पैराग्राफ, तो यहाँ पर क्या होता है, जो लास्ट या समराइज जो होती है ना पैराग्राफ की, जो ऐसे राइटिंग की जो समराइज होती है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और पूरा एक है ना कॉन्क्रीट करते, पूरा ब्रीफ लेते हुए होना चाहिए कि सो द दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी because of the lots of the sacrifices or the lots of the importance, so they should it need to be amendment। इसकी अमेंडमेंट या फिर अवेयर होना चाहिए, इट इज द नीड ऑफ आर। ये क्या नीड ऑफ आर है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, प्लीज कुछ कोटेशंस याद करके चलें, कुछ इडियम्स याद करते चलें, कुछ फ्रेजल वर्ब्स याद करते हुए चलें, कुछ प्रोवर्ब्स याद करते हुए चलें। बिकॉज और इवन आप अगर लैटिन टर्म्स और लैटिन मैक्सिम्स अगर आपको याद है ना, तो ये मानो सोने पे सुहागा। तो लैटिन मैक्सिम्स जो है ना, वो भी आपको क्या है, वो भी आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपने शायद जेलों में भी याद किया होगा। तो ये जो लैटिन मैक्सिम्स होती है ना, ये आप अगर लिख के आते हो ना, तो नॉर्मली क्या होता है कि आपने डायरेक्टली हिट कर दिया, यानी कि दिस इज योर कंप्लीट ऐसे। आपने क्या कर दिया, कंप्लीट ऐसे वहां पे लिखा है, जो कि उस टॉपिक को पूरा रिलीवेंट करते हुए, पूरा एक्सप्लेन करते हुए अपने को लिखना है। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि जब ऐसे राइटिंग करेंगे तो हमारी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा, लैंग्वेज ना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो और ना ना तो बहुत ज्यादा इजी हो। ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ में भी आए और थोड़ा इम्प्रेसिव भी हो, इफेक्टिव भी हो। कुछ शब्द ऐसे हो जो कि रियलिटी में मतलब इफेक्टिव होने चाहिए। कुछ स्पेलिंग ऐसी होनी चाहिए जो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, कुछ स्पेलिंग ऐसी होनी चाहिए जो बहुत स्मॉल हो। यानी कि आप एक मॉडरेट ऐसे आप जरूर लिख के आइए। मॉडरेट का मतलब है बैलेंस ऐसे। बैलेंस ऐसे मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई
सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार बहुत डिफिकल्ट है, आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख दिया, इफ का यूज कर दिया, एंड का यूज कर दिया, वेदर का यूज कर रहे, आपने पूरी ग्रामर ही निचोड़ के रख दी, उसमें 3 3 लाइन के एक एक सेंटेंस आप लिख रहे हो, वो गलत है। वो समझ नहीं पाएगा कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, तो वो भी बहुत गलत है। और आपने मान लीजिए बहुत छोटे छोटे 2 2 3 3 शब्दों के, भाई एक स्टूडेंट बोला है सर हम है ना बहुत छोटे छोटे सेंटेंस लिखते हैं, तो मैंने कहा कैसे लिखते हो? सर हम 4 शब्दों का एक सेंटेंस लिख देते हैं, फिर 3 शब्दों का सेंटेंस लिख देते हैं कि दिस इज क्राइम फुल स्टॉप, फिर अगला सेंटेंस शुरू कर दिया, इट शुड बी अबॉलिश्ड, फिर फुल स्टॉप। मैंने कहा यार वो थोड़ा सा आपको पास तो करवा देगा, लेकिन आप वहां पे मार्क्स जो आप लेके आ रहे हो ना, मार्क्स में वेरीज नहीं होगा, थोड़ा सा उसमें आप है ना एंड का यूज कर लो। एंड का यूज करते हैं, आपका सेंटेंस तो कम से कम एक बड़ा बन जाएगा, सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आप क्या लिख रहे हो। तो मैसेज जो आप देना चाहते हो ना, वो मैसेज जो है ना वो आपका उस तरह से कन्वे हो जाएगा। तो प्लीज यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं, प्रोवर्ब्स याद करनी होगी, लैटिन मैगजीम्स याद करनी होगी, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको लिखवा दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक में हम कौन कौन से लैटिन मैगजीम्स हम यूज कर सकते हैं, लीगल टर्म्स हम यूज कर सकते हैं, कि यहाँ पर हम कौन सा लैंडमार्क जजमेंट है वो हम लोग यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उस तरीके से क्या होगा, हमारा जो ऐसे होगा ना, वो एक कंप्लीट ऐसे जो है वो होगा। तो यहाँ पर इन चीजों को अपने को बहुत अच्छे से तरीके से ध्यान में रख के चलना है। और यहाँ पर तीनों ऐसेज जो होते हैं ना उसको लिखना है अच्छे तरीके से। मिसलेनियस ऐसे में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि हमें याद तो नहीं होते, डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा प्रैक्टिस आप कर पाते हो। तो मिसलेनियस जो ऐसे होगा ना वो 3rd नंबर का ऐसे होगा। अच्छा एक बात और बता दूं, जो मैं आपको एग्जाम का पैटर्न बता रहा हूँ ना, ये 101% पैटर्न है, यानी कि पेपर इसी तरीके से आना है। मतलब ये मान के चले कि दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रुथ। हम ये बोल के चलते हैं कि यहाँ पर पता है सबसे कमाल की बात ये होती है कि सर आरजेएस मेंस में स्टूडेंट्स को मालूम होता है कि उसके एग्जाम में क्या आएगा। आरजीएस मेंस में हम एक डायलॉग बोलते हैं, रोक सको तो रोक लो। कहने का मतलब क्या हुआ कि ना आपको ये पता है कि व्हाट वुड कम इन द एग्जामिनेशन, व्हाई? क्योंकि सर ये मालूम है कि 3rd नंबर का ऐसे मिसलेनियस आ रहा है, पहले राजस्थान पे आता था तो राजस्थान पे ही आएगा, अब मिसलेनियस आता है तो मिसलेनियस ही आएगा। तो नाउ यू आर प्रिपेयर्ड, आपको मालूम है कि 3rd नंबर का ऐसे मिसलेनियस आएगा, पहले राजस्थान का आता था, अब हो सकता है वो राजस्थान का भी दे दे, तो हम राजस्थान के भी कुछ ऐसे तैयार करके जाएंगे, या और मिसलेनियस भी करके जाएंगे। अब सर आप एग्जाम में जब बैठे हो तो आपको मालूम है कि आपके आरजीएस मेंस में 3rd नंबर का जो ऐसे है, जो 15 मार्क्स का है, 400 वर्ड्स का है, या तो राजस्थान पे आएगा या मिसलेनियस आएगा, और दोनों आपने तैयार कर रखे हैं। तो बताओ सर क्या गड़बड़ है? आप लिख सकते हो। आपको मालूम है कि आपका 1st नंबर का ऐसे लीगल टॉपिक से रिलेटेड आएगा जो 20 नंबर का होगा, 20 मार्क्स का होगा, और आपने क्या किया, लीगल अवेयरनेस के टॉपिक से उसके अच्छी तरीके से तैयारी कर ली, वुमेन रिलेटेड टॉपिक्स को अच्छे से तैयारी कर ली, जो सराउंडिंग है उसके अच्छे से तैयारी कर ली। 20 मार्क्स का आपका ऐसे का पार्ट है, 500 वर्ड्स में आपको लिखना है, ये फिक्स है, 500 शब्दों में ही लिखेंगे, 20 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, 1st नंबर का क्वेश्चन ऐसा ही होगा, यानी कि एग्जाम में एवरीथिंग इज सेट। अब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। 2nd नंबर का टॉपिक है जो भी सोसाइटी में चल रहा है, अभी इलेक्शन चल रहा है, एक बार की बात है इलेक्शन रिफॉर्म का टॉपिक था, उस समय इलेक्शन का माहौल था, मैंने ये कह दिया कि एग्जाम के अंदर 1st नंबर का ऐसे आएगा इलेक्शन रिफॉर्म का, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। स्टूडेंट ने कॉपी देखी, 1st नंबर का ऐसे वही था। उनको बाद में बोला कि आपको कैसे पता था? मैंने कहा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब वो ऐसे मैंने लिखवा भी दिया था, तो मैंने कहा था कि भाई यहाँ पर क्या होगा कि आपको क्या करना होगा, उसकी प्रैक्टिस जो है वो आपको करनी होगी। 2nd नंबर कैसे, सोसाइटी के ऊपर, समाज में जो चल रहा है चीजें, उन टॉपिक्स के ऊपर अपने को करके चलना है। 15 मार्क्स का होगा, एंड यहाँ पर 400 वर्ड्स का ऐसे होगा, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। ये राइटिंग स्किल्स शुड बी, राइटिंग लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, पढ़ने वाले को समझ में आना चाहिए, डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग नहीं लिख के आनी है, इजी गोइंग लिख के आनी है, वर्ड्स अच्छे से होने चाहिए, वर्ड्स के बीच में गैप अच्छा होना चाहिए, ल्यूसिड राइटिंग होनी चाहिए। आप देखना मैं जो लिखूंगा, मेरा अभी तो बोर्ड पे अच्छा सा नहीं लिखा मैंने, मेरी हैंडराइटिंग भी ठीक ठीक है, मैंने काम किया है हैंडराइटिंग के ऊपर। तो नहीं, एक्चुअली यार ना प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप मुझे ना चौक दे दोगे ना तो मैं चौक से भी लिख सकता हूँ सेम उसी तरीके से। और मैं ना जो एलईडी मैम एक्चुअली क्या होता है मैं बताऊँ ना, उसके लिए ना आप एक काम कर सकते हैं कि आप ना एक ना मोबाइल में टाइम अलार्म लगा के, और उसमें फिर आप लिखने की प्रैक्टिस आप करें।
कि भाई आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा कि भाई आप है ना 10 मिनट्स में, 50 मिनट्स में या 15 मिनट्स में कितना ऐसे लिख पाते हैं। तो आप उसी तरीके से आप लिखने की स्पीड बढ़ाइए। तो धीरे धीरे शुरू में तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी अपने पास समय है, तो आप अच्छी राइटिंग में ऐसे लिखने के लिए आप कैपेबल हो जाएंगे। नॉर्मली क्या होता है कि एग्जाम टाइम में ना हैंड राइटिंग बिगड़ जाती है, इतने अच्छे तरह से नहीं आ पाती, हम भी जानते हैं। बट अगर आपका प्रैक्टिस अच्छी है, आप लिख रहे हो बार बार, तो टाइम मैनेजमेंट, घड़ी मोबाइल में टाइम लगा दो और उसके बाद में आप प्रैक्टिस करने शुरू कर दीजिए, है ना। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो नॉर्मली 100% जो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, राइटिंग्स में आप कैपेबल हो जाएंगे। ठीक है। कुछ मैं आपको एडिटोरियल पेजेस आपको दूंगा, ठीक है। वो आप एडिटोरियल पेजेस आप पढ़ना। देखो मैं आपको 100% है ना पूरी मेहनत करूंगा। मेरे मेहनत में ना 1% भी कमी नहीं आएगी, 100%, 100% मेहनत करूंगा आप लोगों के साथ में। कोर्स होने के बाद में टिल एग्जामिनेशन तक हम लोगों की अवेलेबिलिटी आपके लिए रहेगी। आप लोग जो है को कोई भी डाउट्स आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी न्यू ऐसे है उसके बारे में आपको कंसल्ट चाहिए, पढ़ना है, इवन ग्रामर का भी टॉपिक आपको पढ़ना है ना, मोस्ट वेलकम। यार अगर मेरे पढ़ाने से एक बंदा आरजेएस बनता है ना, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। आज हम इनसे मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है, इन लोगों से मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है कि यार देखो कभी ये भी हमारे सामने थे और आज ये डाइस पे बैठे हुए हैं। तो इवन हम जब कोर्ट में जाते हैं तो मतलब एक अलग ही रिस्पेक्ट होता है कि भाई देखो हमारे सर आए हैं, इन्होंने हमको पढ़ाया था, और इस तरीके से हमको बड़ा प्राउड फील होता है। तो वो जो एक है ना रिस्पेक्ट और वो जो प्राउड होता है ना, वो किसी मनी से बहुत बड़ा होता है। क्योंकि उस समय पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस समय क्या होता है कि जब उनके साथ हम बैठते हैं, कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो एक अलग ही एक है ना मजा आता है। तो वो चीज़ जो मैंने फील की है ना, क्योंकि मैं इसी फील्ड में हूँ, क्योंकि नॉर्मली बाकी टीचर्स तो ठीक है, वो टीचर्स हैं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरे को क्लास के बाद कहाँ जाना है। तो मुझे क्या, मेरा जो आप लोगों से कनेक्शन है ना, वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा मेरे पढ़े हुए लोग आरजेएस बने, क्योंकि मेरे को ये काम आने आप समझना। तो यहाँ पर क्या है, मैं बहुत ज्यादा फोकस्ड हूँ। आप समझना, यहाँ पे आप ये मान के चलो, मैं बहुत ज्यादा एम्बिशियस भी कह सकते हो, कि मैं तो आप लोगों के लिए, आप कहोगे ना कि सीपी शर्मा जी आप रात के 2 बजे तक हमको पढ़ाओ। इवन हालांकि मतलब पहले होता था, मतलब मैंने एक बार बोल दिया था, तो मेरे लिए मुसीबत हो गई थी यार, रात के 2-2 बजे बच्चे इसको टेस्ट करते हैं कि सर अब हमको पढ़ाओ। तो मैंने कहा यार रात के 2 बज गए, बोले चलो पढ़ लेते हैं, पढ़ाते हैं। तो कि यहाँ पर क्या है कि बस है ना, आप लोगों को बस यहाँ पर पर्टिकुलर क्या है, इस लेवल पे जो है तैयारी करनी है, अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से लेके चलना है। मैं आपको एडिटोरियल पेजेस कराऊंगा, मैं आपको मेरे खुद के लिखे हुए एसेस कराऊंगा, कुछ बुक्स के एसेस रिकमेंड करूंगा। इवन मैं ना गूगल्स के एसेस को रिकमेंड नहीं करता, यहाँ पर हमारा खुद का थॉट्स होता है। प्रोवर्ब्स आपको बताऊंगा, लीगल मैगजिम्स आपको बताऊंगा, एंड कोटेशंस क्या क्या हो सकते हैं याद, वो मैं आपको बताऊंगा। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे, इफेक्टफुल रहेंगे। आप ऐसे लिख के मुझे चेक करवा सकते हैं, मैं चेक करके बताऊंगा कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, और आप क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं एसेज में, और आपकी क्या कमी रह गई, क्या आप लोग और अच्छा कर सकते हैं। आप अपने ऐसे जो है लिख के लेके आ सकते हैं, पेजेस में लिख के आ सकते हैं, मैं उसको चेक करके आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ये आप और इम्प्रूवमेंट करिए। अभी समय है आपके पास में, तो मैं यही एडवाइस है, हिंदी और इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस करके चले। क्लियर। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। हाँ, इफ अगर किसी को कोई डाउट्स है, अगर आप में से कोई कुछ क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरा एक डाउट है सर, बुक में किसी भी अच्छी बुक में अगर हम ऐसे देखते हैं तो 7 या 8 लाइन में पहले आउटलाइन दी रहती है। जी। तो जो आगे का ऐसे हमारा रहेगा 4 पेज का, उसका एक खाका रहता है कि कब हम इंट्रोडक्शन देंगे, फिर क्या उसके लाभ हैं, हानि है, आगे की राह क्या है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होता है, तो हमको अपने एग्जाम वाले आंसर में भी उस आउटलाइन को मेंशन करना चाहिए या सीधा एडिटोरियल के पेज की तरह लिखना शुरू करना चाहिए? नहीं, मेंशन करना चाहिए, जो पैटर्न है उस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, आपको लिमिटेड मिलता है, स्पेस मिलता है, हर एक क्वेश्चन के बीच में स्पेस मिलेगा। अब उसको पूरा मेंटेन करते हुए फिर अपने को काम करना चाहिए। एडिटोरियल पेजेस को फॉलो करेंगे तो वहां पर वो अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं, हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग लिखना है ना। तो इसको बहुत ध्यान में रख के चलना होगा।
जी सर। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे पैराग्राफ जो है ना, ये कोई डिसाइडेड नहीं होते कि भाई आप 7 पैराग्राफ लिखेंगे, 8 लिखेंगे या 9 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि आपका माइंड मेकअप होना चाहिए। अगर आपके पास में लिखने के लिए ज्यादा मैटर नहीं है और आपको लग रहा है कि यार मैं 7 पैराग्राफ के बाद मुझे सम अप करना है, इसको एंड करना है, तो 8वें पैराग्राफ में आप क्या कर दो, इस एसेस को ओवर कर दीजिए। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कई लोग है ना रिपीट करते हैं। सर पता है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि इवन आप है ना सिंगल सेंटेंस भी रिपीट मत करो यार। कई लोग पूरा पैराग्राफ रिपीट करते हैं, वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। बिकॉज एग्जाम में यहाँ पर ये जो पेपर है ना, इस पेपर में आपकी कॉपीज जो है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत कीनली चेक होती है। तो एग्जामिनर नोज कि वो, उसे मालूम है कि आपने अगर सेंटेंस को अगर रिपीट कर रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ पर आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो कि टाइम को एक तरीके से या सेंटेंस को या लिख के आप ऐसे को बस खाना पूर्ति कर रहे हो, वो गलत हो जाएगा। तो वो आपने को नहीं करना। तो ये सब डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस होती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देखिए, हम दोनों तरीके से काम करेंगे और नोट्स भी हम आपको देंगे। क्लासरूम में हम बोर्ड पे भी आपको लिखवाएंगे, डिक्टेट भी करवाएंगे। आप लोग है ना अपनी कॉपीज चेक करके, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है वो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर को लिखकर, या इंस्टीट्यूट में आके जमा करा सकते हैं। किसी भी तरीके से जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करनी है। आपको जो भी कमी आती है, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो अलग से टाइम लेके डिस्कस कर सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्ट मुझे ऐसे लिखा के कि सर ये देखो हमने ऐसे लिखा है, इसको आप चेक करें, इसमें कितने मार्क्स आएंगे या क्या कमी है और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो वहाँ पर निश्चित रूप से हमारे एक्सपीरियंस का आपको बेनिफिट मिलेगा। यस, एनीथिंग एल्स? किसी और को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाह रहे हैं? चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सो सी यू। एंड बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके आज, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इवन पता नहीं, ऐसा मेरे अंदर से फीलिंग आ रही है, इंट्यूशन आ रहा है कि मतलब मोस्टली स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, मतलब बहुत सारे लोग आरजेएस बनेंगे। और इवन मैं तो चाहता हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स आरजेएस बने, ताकि हमें बहुत फायदा हो। ओके, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू जी।